हेलो एवरीवन। क्लास 11th विषय हिंदी, पाठ संज्ञा थर्ड। पाठ का नाम आलो अंधारी, लेखिका बेबी हालदार। डियर स्टूडेंट, प्रीवियस क्लास में मैंने आपको यहाँ तक पढ़ाया कि किस तरीके से जो तातुश थे वो बेबी हालदार का कितना अधिक ध्यान रखते थे। एक दिन उन्होंने उसे कहा कि तुम घर का काम करते करते थक जाती होगी। उन्होंने उससे कहा कि रोजाना शाम के समय तुम पार्क चली जाया करो, बच्चों को भी घुमा लाया करो और तुम्हारा भी मन बहल जाएगा। इससे बच्चों का मनोरंजन होगा और तुम्हें भी अच्छा लगेगा। इस प्रकार जो बेबी हालदार है वो पार्क जाने लगी। पार्क में नए नए लोगों से उसकी मुलाकात होती। एक दिन एक बंगाली लड़की से उसकी जान पहचान हो गई, मगर कुछ दिन बाद वह लड़की वहाँ से चली गई। उस लड़की के जाने के बाद और अपरिचित लोग जो थे वो बेबी के साथ दुर्व्यवहार करते थे। इस कारण उसका पार्क जाने का मन नहीं करता था। यहाँ तक मैंने आपको करा दिया था। इससे आगे देखिए, सुनीति के न रहने से पार्क में अब मेरा मन नहीं लगता। मैंने वहाँ जाना छोड़ दिया। जितना समय मैं वहाँ बिताती उतना अब लिखने पढ़ने में बिताने लगी। अब तक जितना भी लिख चुकी थी उसे तातुश ने फोटोकॉपी करा के अपने एक बंधु के पास कोलकाता भेज दिया था। लेखिका कह रही है कि अब तक, क्योंकि तातुश ने इन्हें डायरी पेन दिया और इन्हें ये कहा बचपन से अब तक जो कुछ भी तुम्हारे साथ घटित हुआ उसे तुम लिखो। तो बेबी क्या करी, मैं जो कुछ भी लिखती हूँ उसकी फोटोकॉपी उन्होंने अपने मित्र को कोलकाता भेजी। तातुश हठात एक दिन मुझसे बोले, बेबी तुम्हारी चिट्ठी आई है। मैंने अवाक को उनकी ओर देखा, देखती रह गई और बोली, मेरी चिट्ठी? मुझे चिट्ठी भेजने वाला तो कोई नहीं। उन्होंने बताया कि चिट्ठी कोलकाता से उनके नाम आई है। उन्होंने बताया कि चिट्ठी कोलकाता से उनके एक बंधु ने भेजी है। मैंने कहा सुनाइए ना, देखें क्या लिखा है। लिखा है, उन्होंने तातुश ने मुझसे बैठ जाने को कहा और फिर चिट्ठी पढ़कर मुझे सुनाने लगे। प्रिय बेबी, मैं बता नहीं सकता तुम्हारी डायरी पढ़कर मुझे कितना अच्छा लगा। मैं जानना चाहता हूँ कि इतना अच्छा लिखना तुमने कैसे सीखा। तुम्हारा लेखन उत्कृष्ट है। तुम्हारे तातुश ने सचमुच ही एक हीरा खोज निकाला है। मैं बहुत लज्जित हूँ। तुम्हें बांग्ला में नहीं लिख सकता। मैं बांग्ला पढ़ सकता हूँ, लिख नहीं सकता। मैं तुम्हारे तातुश से 1 वर्ष बड़ा हूँ। इस वयस में भी तुम्हें चिट्ठी लिखने के लिए बांग्ला लिपि सीखने की इच्छा होती है, पर अब संभव नहीं। तुम कुछ किताबें पढ़ो और तातुश के पास से बांग्ला अभिधान लेकर रोज उसे पलटा करो। तुम्हारी कहानी जानने की मेरी इच्छा होती है। यहाँ मेरे जिन जिन बंधु बांधवों ने तुम्हारी लिखी डायरी पढ़ी वे सभी उसे चमत्कार लेखन मानते हैं। मेरे एक बंधु ने कहा कि वह तुम्हारी रचना को किसी पत्रिका में छपवाने की व्यवस्था करेंगे, लेकिन उससे पहले तुम्हें अपनी कहानी को किसी एक मोड़ तक पहुंचाना होगा। आशा करता हूँ कि तुम कभी लिखना मत छोड़ना। यह बात किसी भी दिन मत भूलना कि भगवान ने इस पृथ्वी पर तुम्हें लिखने को भेजा है। आशीर्वाद के साथ यही समाप्त करता हूँ। चिट्ठी सुनकर मैं अवाक रह गई। ऐसा क्या लिखा है जो उन लोगों को इतना, बेबी को लगा कि ऐसा क्या मैंने इसमें लिखा कि सभी को ये बहुत पसंद आई। उसने अच्छा लगने की तो कोई बात नहीं, फिर मेरी लिखावट भी खराब और लिखने में भूलें इतनी कि उसका कोई ठिकाना नहीं। फिर भी उन्हें अच्छा लगा तो क्यों, मेरी समझ में नहीं आया। मैंने तातुश से पूछा कि मैंने जो लिखा है वह उन्हें इतना अच्छा क्यों लगा, तो तातुश बोले, वह तुम नहीं समझोगी। मैंने कहा, मैं सचमुच कुछ नहीं समझती। भगवान ने समझने की क्षमता ही नहीं दी मुझे, लेकिन मैं समझाना चाहती हूँ कि तातुश ने कहा, तुम्हें इन सब बातों को लेकर अभी माथापच्ची करने की ज़रूरत नहीं है। तुम अपना काम किए जाओ, बस लिखो पढ़ो, उसी से सब कुछ अपने आप तुम्हें दिमाग में घुस जाएगा। तातुश की बात मैं अनसुनी न करती तो क्या करती। जैसे मुझे घर में करने को कुछ और था ही नहीं। घर में अर्जुन दा, रमन दा और सुखदीप दा तो थे ही,
उनके बंधु समती दा, रजत दा, राहुल दा का भी आना जाना लगा ही रहता था। वे सब भी तो मुझे चाहते थे, मेरे साथ तातुश जैसा ही व्यवहार करते थे। ऐसे में उन्हें खिलाने पिलाने की व्यवस्था छोड़ किताब कॉपी लेकर कैसे बैठ सकती थी। एक दिन भूल से तातुश की बात मान दिन ही में उसने अपने लिखने पढ़ने की बातें करने में लग गई तो एक कांड घट गया। रमन दा उस दिन काम पर से लौटा तो उसे बहुत भूख लगी थी। जल्दी जल्दी हाथ मुंह धोकर वह खाने बैठ गया। खाने की प्लेट में कोई गंदगी न पड़ जाए या मक्खी वक्खी ना बैठ जाए, इसलिए मैंने उसे उलट कर रख दिया। भूख के मारे रमन दा ने इसका ख्याल नहीं किया और सब सब्जियां उस पर ले ली। सब्जियों में एक गाढ़ी तरी वाली सब्जी थी। उसने जैसे ही रोटी लेकर खाना शुरू किया तो देखा कि तरी प्लेट से नीचे गिरी जा रही है। वह खाना छोड़ अवाक हो उसे देखने लगा। कुछ क्षण बाद उसकी समझ में आया कि वह उल्टी प्लेट में खाना खा रहा है। वह वहीं बैठा न जाने क्या सोच सोचकर खूब हंसने लगा। मैंने तातुश से पूछा, रमन दा किसके साथ बातें कर हंस रहा है? तातुश बोले, और कौन है वहाँ? मैंने कहा, और तो कोई नहीं उस कमरे में। और इतना कहकर मैं वहाँ से चली गई और देखा कि रमन दा हंसे ही जा रहे। मैंने उनसे पूछा, क्या हुआ? वे कुछ न कह बस हंसता रहा। मैंने फिर पूछा, क्या हुआ बताओ तो सही। वह हंसते हंसते बोला, बेबी देखो मैं कैसे खा रहा हूँ। मैंने देखा तो हंसी के मारे मेरा भी बुरा हाल हो गया। हंसते हंसते ही आकर मैंने तातुश को बताया कि जोर की भूख लगी होने से रमन दा ने बिना अपनी प्लेट को और देखे उल्टी पलट में ही खाना ले लिया। वह भी सुनकर हंसने लगे। वह हम लोगों की तरह नहीं हंसते थे, उनकी हंसी अपनी तरह की थी। धीरे धीरे उन लोगों का हंसना बंद हो गया, लेकिन मेरी हंसी थम नहीं रही थी। यह देखकर तातुश बोले, बेबी तुम क्या हंसती ही जाओगी? खाली हंसने से ही सब हो जाएगा? मेरे बंधु की चिट्ठी कितने दिनों से आकर पड़ी हुई है, उसका जवाब तुम्हें नहीं देना होगा। मैंने कहा, चिट्ठी? वह चिट्ठी विट्ठी लिखना मुझसे नहीं होगा। तातुश बोले, क्यों नहीं होगा? तुमसे जैसे बने वैसे ही लिखो, लिखते लिखते सब ठीक हो जाएगा। मैं सोच में पड़ गई। कभी किसी को चिट्ठी विट्ठी नहीं लिखी, यदि लिखी भी तो बस जैसे तैसे दूसरों के लिए कुछ प्रेम पत्र। कुछ समझ में नहीं आता कैसे लिखूं, क्या लिखूं, कितना गलत लिखूंगी, कितना सही, इसका भी तो कोई ठिकाना नहीं। मैंने तातुश से पूछा, मैं तुम्हें क्या बोलकर लिखूंगी? तातुश क्या लिखूंगी, कितना गलत लिखूंगी, क्या बोलकर लिखूंगी? तातुश बोले, यह तुम ही सोच कर देखो, बस इतना ध्यान रखना कि वह मुझसे 1 वर्ष बड़े हैं। मैंने कहा, मैं उन्हें जेठू बोलकर लिखूंगी। तातुश बोले, तुम्हारी जैसी मर्जी। मैंने जेठू बोलकर ही अपनी चिट्ठी लिखी। चिट्ठी लिखने का सिर पैर मैं जानती नहीं थी, सिर पैर नहीं जानती। जेठू पिता के बड़े भाई अर्थात ताऊ भी जैसे बन पड़ा लिखा। उस चिट्ठी के जवाब में जेठू ने लिखा, प्रिय बेबी तुम्हारी चिट्ठी कई दिन पहले मिली, क्या लिखूं सोचते सोचते इतनी देर हो गई। 4-5 दिन हुए मैं यहाँ के किताबों के बाजार गया। वहाँ बांग्ला किताबें देखकर इच्छा हुई कि सारा बाजार उठाकर तुम्हारे पास भेज दूँ। लोग वहाँ मछली की तरह किताबें खरीद रहे थे। तरह तरह की किताबें खरीद रहे थे और अवाक हो देख रहा था। तुम्हारी रचना का दूसरा खंड पूरा हो गया, जानकर बहुत खुशी हुई। तुमने यह बिल्कुल ठीक लिखा है कि तुम्हारी रचना को लेकर तुम्हारे तातुश और मैं बहुत चिंतित हैं। चिंता का कारण यह है कि तुम्हारी किताब कैसे छपे। आशा पूर्णा देवी का पाखिर खांचर पाखी कैसा लग रहा है? तुम्हें तातुश ने जरूर बताया होगा कि आशा पूर्णा देवी घर के सारे काम काज निपटाकर उस समय चोरी चोरी लिखती थी जब सब लोग सो जाते थे। उन्होंने केवल बांग्ला ही पढ़ी थी और घर से बाहर भी वे बहुत कम निकली थी।
मैं और तातुश दोनों ही आशापूर्ण देवी की लिखने पढ़ने की दुनिया की काफ़ी खबर रखते हैं, जबकि हम भी उनकी कानी उंगली बराबर भी लिखने की क्षमता नहीं है। तुम दूसरी आशापूर्ण देवी हो सकती हो, यह बात मेरे मन में बार बार आती है। तीसरा खंड कितना आगे बढ़ा। मेरा प्यार लो, तुम्हारा जेठू। देखिए कैसे उसे लिखने के लिए इन लोगों ने प्रेरित किया और कितना वो चाहते थे कि इसकी भी लिखी हुआ लेख फेमस हो। जेठू इसी तरह मेरा उत्साह बढ़ाते थे। अकेले जेठू ही ऐसा करते हों यह बात नहीं थी, और भी कई लोग थे। दिल्ली में जेठू और तातुश के एक बंधु रमेश बाबू थे। मैं जो लिखती वह सब तातुश उन्हें फ़ोन पर सुनाते। एक दिन फ़ोन पर बात करने के बाद वह मुझसे बोले, देखो तुमने यह जो लिखा है वह मेरे बंधु को बहुत बहुत अच्छा लगा। एनी फ्रैंक की डायरी की तरह। एनी फ्रैंक की डायरी। एनी फ्रैंक ने एक डायरी लिखी थी, वो पर डे की डायरी लिखा करती थी एनी फ्रैंक। ठीक है, मैंने पूछा ये एनी फ्रैंक कौन है। तातुश ने जब मुझे उसके बारे में बताया और एक पत्रिका निकालकर उसमें से उसकी डायरी के कुछ अंश पढ़कर सुनाए, सुनकर उस लड़की ने मुझे बहुत माया हुई। शर्मिला दी भी मेरा उत्साह बढ़ाती थी। वह मेरी ही वयस्क की थी और जेठी की बंधु। वह कोलकाता ही में कहीं पढ़ती थी। उसकी चिट्ठियों से मालूम पड़ता था कि वह मुझसे कितना स्नेह करती है। वैसा स्नेह मुझे और किसी से नहीं मिला। मैं सोचती थी कि सचमुच इतने दिनों बाद मुझे एक सहेली मिली। मैंने उन्हें अब तक देखा नहीं था। उनकी चिट्ठी पढ़कर बार बार इच्छा होती थी कि उसके साथ हंसूं, बोलूं, बात करूं। मेरी इच्छा होती थी कि उनके साथ हंसूं, बोलूं, बात करूं, वह पर उनसे पूछूं, शर्मिला दी हम एक दूसरे से कब मिल सकेंगे, कभी मिल भी सकेंगे या नहीं। मिलने पर मैं तुम्हें धन्यवाद कैसे करूं। एक दिन घर में एक अलमारी की चीज़ें पहुंचते समय मैंने वहां एक फ़ोटो एल्बम देखा। मैं उसे खोलकर तस्वीरें देखने लगी। उसमें अर्जुन दा के बंधुओं की तस्वीरें थी। एक तस्वीर में जेठू थे, उनकी एक तरफ शर्मिला दी और दूसरी तरफ अर्जुन दा। एक और तस्वीर में जेठू के पास शर्मिला दी और सुखदीप दा बैठे थे। जेठू और शर्मिला दी को जब तक केवल उन्होंने तस्वीरों में देखा था, मिली कभी नहीं थी। उन्हें अपनी आँखों से देखने की बहुत इच्छा होती थी। शर्मिला दी अब मुझे चिट्ठी भेजती तो साथ में मेरे जवाब देने को भी कहती। लेखिका थी, उसकी एक किताब छप चुकी थी। शर्मिला दी जो थी वो लेखिका थी, किताब छप चुकी थी और पत्रिकाओं में उनकी कहानियाँ छपती रहती थी। वह मुझे प्यार करती थी और मेरे बच्चों के हाल चाल पूछती रहती थी। कभी कभी मैं सोचती कि कहाँ उन जैसी पढ़ी लिखी लड़की और कहाँ मैं। चिट्ठियों में हम जो बातें करते वे शायद मिलने पर भी ना हो। फिर सोचती कि मिलने पर शायद हम दोनों और भी अधिक बातें करें। मेरा उत्साह बढ़ने वालों में जेठू के एक बंगाली बंधु आनंद भी थे। जेठू घर पर मेरी किताबों का पहला खंड पढ़कर उन्होंने मुझे लिखा, आपकी रचना मुझे अच्छी लगी। स्वयं के जीवन की विभिन्न स्मरणीय घटनाओं को सहज भाव से लेखन के माध्यम से सामने रखना बहुतों के निकट शायद संभव नहीं है। देखिए लेखिका क्या कह रही है कि उन्होंने मुझे ये कहा कि अपने बारे में, अपने जीवन की विभिन्न स्मरणीय घटनाओं को सहज भाव से लेखन के माध्यम से सामने रखना बहुतों के निकट शायद संभव नहीं है। अपनी इस सुंदर कोशिश को कभी बंद ना करें। अभ्यास और कोशिश से संभव है कि आप हमें कभी कुछ असाधारण दे सकें। तो देखिए क्या कहा गया है, अभ्यास और कोशिश। लगातार अभ्यास करते रहना चाहिए, मेहनत करते रहना चाहिए। सफलता जरूर हासिल होती है। कि आप हमें कभी कुछ असाधारण नारी अत्याचार, असुविधा,
दुर्दशा और उनके आर्थिक कष्ट के बारे में भी आप सोचें और लिखने की चेष्टा करें। मेरी शुभकामना आपके साथ है। इस चिट्ठी के साथ आनंद बाबू ने मुझे एक लेख भी भेजा। उस लेख को पढ़कर मुझे अच्छा लगा। वह पूरा का पूरा मेरी समझ में आ गया। ऐसी बात नहीं थी। मेरे कहने पर तातुश ने वह मुझे समझाया था, फिर भी कुछ दिमाग में घुसा और कुछ नहीं। इतने सारे लोगों के उत्साहित करने के साहस दिलाने के बाद भी मैं सोचती रहती थी कि कभी कुछ ठीक से लिख भी पाऊंगी या नहीं। इसी बीच एक दिन मेरे बाबा सवेरे सवेरे आ पहुँचे। मैं उस समय किचन में थी। खिचड़ी से खिड़की से मैंने एक व्यक्ति को साइकिल से उतरते देखा। मैं ठीक से पहचान नहीं पाई। घंटी बजी तो काफ़ी देर बाद मैं बाहर निकली। मुझे देखकर बाबा ने पूछा, कैसी है बेटा? मैं बोली, बाबू आपके शहर का यह हाल कैसे हो गया? बाबा बोले, कहाँ, कुछ भी तो नहीं हुआ। बच्चे कैसे हैं? मैंने कहा, ठीक है, सब ठीक है, स्कूल गए हैं। मैं तातुश के पास दौड़ी गई, बताया कि मेरे बाबा आए हैं। तातुश बोले, उन्हें घर बिठाओ, अपने बाबा के लिए कुछ खाना वाना तैयार करो। बाबा को मैं अपने कमरे में ले गई और पूछा, चाय बनाऊं? वह बोले, नहीं, रहने दो, इतनी गर्मी में चाय। मैंने जल्दी से एक गिलास शरबत बनाकर उन्हें दिया। गिलास हाथ में लिए वह बोले, तू भी थोड़ी ले बेटा। मैंने कहा, नहीं बाबू, मैंने अभी अभी चाय पी है। माँ कैसी है? वह बोले, ठीक है, तुम्हारी बहुत याद करती है। मैंने सोचा, करेगी क्यों नहीं। 2 वर्ष हुए जा रहे हैं और अभी तक दूरी के कारण मिलना जुलना नहीं हो सका। अभी 2-1 दिन के लिए वहाँ चली जाऊँ तो शायद वहीं झगड़े शुरू हो जाए। मैं अब और सब भोगने को तैयार नहीं। वहाँ चली जाऊँ तो शायद वही झगड़े फिर शुरू हो जाएं। अब और वही सब भोगने को तैयार नहीं। यहाँ आकर इतना तो मैं समझ गई हूँ कि आदमी हो या औरत, सभी अपने पेट की चिंता स्वयं करते हैं और एक ही जैसा खटते कमाते हैं। यही समझ पहले आ गई होती तो उसी हिसाब से मैं अपनी व्यवस्था कर लेती। अब शायद मुझे उतना कष्ट नहीं भोगना पड़े। बाबा के साथ इधर उधर की काफ़ी बातें करते करते मैंने पूछा, देखिए मैंने पूछा, कोलकाता की क्या खबर है? मेरा भाई कैसा है? माँ कैसी? बाबा बोले, तेरी माँ, तूने कुछ सुना नहीं लगता है। क्यों बाबा? मेरे मुंह की ओर थोड़ी देर देखते रहे। वह शायद सोच रहे थे कि बताने से कहीं वह रोने धोने ना लग जाए। इसे सच सच बताना ठीक होगा या नहीं? शायद बता ही देना चाहिए, क्योंकि वह तो अभी भी यही सोच रही है कि उसकी माँ जीवित है। ऐसे में न बताना तो भूल होगी। बाबा शायद यही सब सोच रहे थे। उन्हें चुप देख मैंने बाबू कहकर उन्हें बुलाया और वे चौंक गए। मैंने देखा उनकी आंखें भर आई। वह मुझे लगा कि मेरी माँ शायद नहीं रही। मेरे मुंह से निकल पड़ा, क्या हुआ बाबू? माँ की तबीयत तो ठीक है। बाबा रुद्र गले से बोले, तेरी माँ तो 6-7 मास हुए दुनिया को छोड़कर चली गई। तेरी माँ नहीं? क्यों? तेरा दादा तो वहाँ गया था, उसने तुझे नहीं बताया? मैं बोली, नहीं, तो मुझे किसी ने भी नहीं बताया। मैं थोड़ी देर बाबा के सामने सिसक कर रोने लगी और मैं कर भी क्या सकती थी? कौन कह रहा है? बेबी। कर भी क्या सकती थी? एक बार सुना था कि अस्पताल में भर्ती है। मुझे लगता था तभी उसकी मृत्यु हो गई। उसके बाद उसकी कोई खबर नहीं मिली। सभी को सारी जानकारियां रहती हैं, लेकिन मुझे कोई कुछ नहीं बताता। मेरे दादा, बहूदी, भाई कोई बहुत दूर तो रहते नहीं। रिश्ते में 10 रुपया भाड़ा
भाड़ा लगता है, फिर भी कोई एक बार भी मुझे बताने नहीं आया। बीच में मैं कई बार वहाँ गई, लेकिन तब भी किसी ने कुछ नहीं कहा। मैं हर समय सोचती रहती थी कि जैसे भी हो एक बार माँ के पास ज़रूर जाऊँगी। इतने दिन यही सोचती आ रही थी। अब सुनने को मिला मेरी माँ हम लोगों को छोड़कर चली गई। मुझे पता चला कि माँ अब अस्पताल में भर्ती है। तब मेरे छोटे भाई ने बाबा के पास जाकर उनसे कहा था कि उन्हें माँ से मिलवाने ले आएगा। बाबा नहीं, वह क्यों नहीं जाते? उन्हें जाने की दरकार ही क्या थी? उन्हें किस चीज़ का अभाव था? बाबा का जाना उचित होता है। मुझे लगता है वे जानते थे कि माँ नहीं बचेगी, फिर भी नहीं गए। मेरे भाई को वैसे ही घूम फिर कर लौट आना पड़ा। मेरे ख्याल से बाबा ने भूल की। अंतिम भेंट की तरह एक बार माँ को देख आ सकते, लेकिन नहीं गए। माँ का क्रियाकर्म मेरे भाई को अकेले ही करना पड़ा। दादा लोगों को भी काफ़ी बाद में पता चला और मुझे अभी अभी। देखिए लेखिका क्या बताया, एक दिन अचानक से लेखिका के बाबा उससे मिलने आ पहुँचते हैं। उसके आने से उसे पता चलता है कि उसकी माँ का निधन हो गया, कि माँ नहीं रही। उसके भाइयों को पता था मगर उन्होंने उसे बताया नहीं था। ठीक है, माँ के याद करके बेबी रोती है। बाबा ने उसके बच्चों से भेंट की और उन्हें समझाया कि वे अपनी माँ का ख्याल रखें। ठीक है बेटा, आज हम इतना ही पढ़ेंगे। इससे आगे मैं आपको नेक्स्ट क्लास में कराऊंगी। ओके, कोई भी डाउट हो बेटा अपने डाउट्स ज़रूर क्लियर करें और हर वीडियो को ध्यान से सुनें। ठीक है, ओके, थैंक यू।